नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कई विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनली कॉल किया और व्हाट्सएप किया कि सर छठे अध्याय में कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ समझा दीजिए। कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि इसका अंक भार थोड़ा सा ज़्यादा है, 9 नंबर का ये पार्ट है, तो इसके बारे में सर बताइए हमें, थोड़ा समझाइए। उन्होंने कुछ विशेष प्रश्न भेजे थे कि ये प्रश्न है, थोड़ा समझा दीजिए। लेकिन मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ। अगर किसी और पाठ के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हम शुरू से चलेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि पढ़ तो आप ही लेंगे, लेकिन इतना नहीं डीपली नहीं समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम टाइम में मतलब आपका टाइम ज़्यादा, आपको मतलब ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं इतनी भी, क्योंकि समय के हिसाब से चलेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? तो आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। साथियों, इस तरीके से अमीबा आपने देखा होगा किताब में, और ये एक कोशिकीय जीव है। पहला तो ये ध्यान रखिए आप, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और इसके सामने जब कोई भोजन आता है तो ये इसको अपने अंदर ले लेता है। किसकी सहायता से? पादाब या कूटपाद की सहायता से, ठीक है ना। इसके चारों तरफ ये जो भोजन होता है, इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से संरचना बना करके इसको शरीर के अंदर ले लेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? बहुत सूक्ष्म होता है, आंखों से नहीं दिखता अमीबा, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दोनों चाहिए, आपको पता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि भोजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तो आपको पता है सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, तो इसका मतलब तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं, तो जैव उत्प्रेरक आपको पता है क्या होते हैं? अम्ल नहीं होंगे। ऑप्शन कट करना सीखिए आप। अम्ल नहीं हो सकते, क्षारक नहीं हो सकते, लवण नहीं हो सकते, इसका मतलब बच जाता कौन? एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ये प्रश्न देखिए आप। आहार नाल, आहार नाल आपको पता है, आहार नाल बना तो सकते नहीं, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आप ऐसे समझ लिए मुंह से लेकर के, और इस प्रकार से ये होती है। इसके बाद इसका सबसे फैला हुआ भाग होता है, वो क्या होता है? आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग होता है आमाशय, ध्यान रखें। इसके बाद आती है छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद आती है छोटी आंत, तो आहार नाल के अंदर छोटी आंत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत्र कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर नाम छोटी आंत है तो ये सबसे बड़ा भाग कैसे हो गया, सबसे लंबा? ठीक है, देखिए, नाम छोटी आंत इसलिए क्योंकि छोटी आंत थोड़ी सी क्या होती है? पतली होती है। छोटी आंत है, पतली होती है, और बड़ी आंत होती है वो मोटी होती है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत वैसे लंबाई में बड़ी आंत छोटी होती है, ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना। बड़ी आंत है वो लंबाई में क्या होती है? लंबाई में छोटी होती है, इस प्रकार से आपने देखा होगा। और छोटी आंत है वो इस प्रकार से मतलब ऐसे एक जगह क्या कुंडलित होती है, लेकिन वो बहुत, उसको सीधा करते हैं तो बहुत लंबी होती है वो, ठीक है। तो छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत्र कहते हैं, ये क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और सबसे फैला हुआ भाग है वो क्या है? सबसे फैला हुआ भाग है वो है आमाशय, ठीक है। आमाशय सबसे फैला हुआ भाग है। तो ऐसे भी पूछ लिया, आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग कौन सा है? तो आमाशय, ठीक है। इसके बाद पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है। इसके बाद अगला काम देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त का थक्का सबको पता है, पट्टिकाणु जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाते हैं, पट्टिकाणु। और एक मिनट, ऐसे देख लेते हैं हम, रक्त का थक्का बनाते हैं वो बनाते हैं साथियों पट्टिकाणु, ठीक है। कौन होते हैं? पट्टिकाणु। पट्टिकाणु जो होते हैं वो रक्त का थक्का बनाते हैं, और इन्हें ही बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। पट्टिकाणु और प्लेटलेट्स एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन में अगर ये आ जाए, ठीक है, या फिर ये, एक ही बात है, ठीक है। पट्टिकाणु होते हैं वो रक्त का थक्का बनाते हैं, और इन्हें प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, WBC क्या करती है? रोगाणुओं को नष्ट करने का मुख्य काम ये होता है WBC का, ठीक है। ठीक है, RBC क्या करती है? गैसों का परिवहन करती है, ठीक है। और पट्टिकाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर हमारे चोट लग जाती है तो कुछ ही समय में, अगर हम
कई बार देखते हैं अपने आप खून आना वहाँ पर बंद हो जाता है, तो इसका मतलब वो काम वहाँ पर थक्का बनाने का काम कौन कर रहा है, पट्टिकाणु कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 7वां प्रश्न देखिए, तो पादप में जल परिवहन के लिए, ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, पादप में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है। देखिए, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है जाइलम, ठीक है, एक तो होता है जाइलम। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का क्या है, ठीक है ना। दोनों एक जैसे नाम उनको लगते हैं और दोनों में वो आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। एक है फ्लोएम, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। देखिए, जाइलम में ज आता है, क्या आता है, ज आता है। जाइलम में ज आता है, ज से याद रख लेना जल, क्या रखना है, जल। ज से जल। देखिए, हम दो काम करते हैं, खाना और पीना, तो ये इन दोनों काम भी वही है, एक का खाने का और एक का पीने का। मतलब एक खाने का परिवहन करवाता है और एक पानी का। तो पानी का कौन सा करवाता है और खाने का कौन सा करवाता है। तो देखिए, इसमें ज आ रहा है, तो ज से जाइलम में ज आता है, जाइलम में ज आता है, ज से जल होता है, तो जाइलम जल का परिवहन करवाता है, बच जाता है फ्लोएम, तो ये खाने का परिवहन करवाता है। अब आपको कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मानव में वृक्क का कार्य है, तो सब जानते हैं, किडनी। बस कन्फ्यूजन इतना ही होता है कि बच्चे हैं, अगर उनको रात दिन काम में लेते हैं, वो इंग्लिश का शब्द काम में लेते हैं किडनी। अब कहीं वर्क लिखा जाता है तो इतने जल्दी से वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वर्क वही होता है, किडनी होता है। पता है तो ठीक है, कुछ तो नहीं पता तो बता दिया मैंने। तो इसमें वृक्क का कार्य है उत्सर्जन का। वृक्क के अंदर, वृक्क की सब जो वृक्क की इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु, ठीक है। साथ में लिखना यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ लीजिए थोड़ा। अब 9वां प्रश्न देखिए, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो मानव मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया, ठीक है। जल्दी चलेंगे थोड़ा। आप अगर सुन भी रहे हो तो भी आपके दिमाग में चीज़ें सुनी हुई ज़्यादा याद रहती है। मछली के हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी 11वां। इसके बाद किस वाहिका में वाल्व पाए जाते हैं। जो मेन समझाने वाली चीज़ों में आपको समझा दूंगा, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं वो आपको सीधे सीधे रटने हैं, उनमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेन समझाने वाली चीज़ें आती है तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। देखिए, वाल्व की बात की इसने, ठीक है। तो देखिए, ये दो मुख्यतः 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती है, एक होती है धमनी और एक होती है सीरा। बस ध्यान में रखने वाली चीज़, समझाने वाली यही है आपको, ये इस प्रकार चीज़ें पूछी जा सकती है। देखिए, एक होता है हार्ट, आपको पता है, जो पूरे शरीर में खून को क्या करता है, पंप करता है, पूरे शरीर में खून को पंप करता है। अब ध्यान ये रखना है कि जो हृदय के अंदर खून ले जाती है, ध्यान रखना, जैसे मेरा पैर है, पैर है, पैर से खून जा रहा है हार्ट में, कहाँ पर जा रहा है, ध्यान रखना, हार्ट में जा रहा है पैर से, यानी कि हृदय में वापस जा रहा है। हृदय के अंदर जो खून ले जाती है ना, वो तो होती है सीरा। क्या होती है, सीरा। हृदय के अंदर जो ले जाती है वो होती है सीरा। और हृदय से ले जाती है, ध्यान रखना, हार्ट से, जैसे हार्ट से जैसे ले जा रही है मेरी टांग तक या मेरे जैसे हाथ तक, अगर ये हार्ट है, हार्ट से अगर अंगों तक खून ले जाती है, हार्ट से ले जाती है, वो क्या होती है, धमनी। समझ में आ रहा है, हृदय से ले जाती है वो धमनी। अब कैसे याद रखोगे, वो जाइलम फ्लोएम वाली बात है, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। उनको पता नहीं लाती कौन सी ले जाती कौन सी है। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ देख लीजिए। देखिए, धमनी, धमनी में क्या आता है, ध आता है, ध में नी, धमनी। और ध से क्या होता है, धकेलना, ध से क्या होता है, धकेलना, धकेलना, ठीक है। समझ में आ गया। तो हृदय खून को धकेलता है, जिसमें हृदय खून को धकेलता है वो होती है धमनी, यानी हृदय खून को धकेलेगा, यानी कि हृदय से ले जाएगी, और जो बच गई शिरा वो हृदय में लाती है, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद है आ गया। अब देखिए आगे, पादपों में भोजन का परिवहन किस सूत्र द्वारा होता है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जाइलम और फ्लोएम। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये उस इसका उत्तर आप दे सकते हो। पादपों में भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का परिवहन आपको पता है जाइलम द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है,
तो ये होता है 180 लीटर। ये आंकड़े हैं साथियों, ये तो आपको रटने ही है, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। इसके बाद सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना कहलाता है, तो ये कहलाता है अंतर्ग्रहण। आपको सबको पता है, ये 7वीं क्लास में आता है। तो इतनी सरल सी चीज़ है ये, फिर भी नहीं पता तो इसके लिए अलग से वीडियो जो बनाया है उसमें भी बताया हुआ मैंने। अंतर्ग्रहण, जो हम खाना खाते हैं निवाला जो मुंह में लेते हैं तो क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन मुख्य उत्पाद बनता है, तो इसमें बनता है इथाइल एल्कोहल, ठीक है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, तो ये होना चाहिए 120 सिस्टोलिक 80 डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये देखिए, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ पूरा, रक्तचाप मापी यंत्र कैसे काम करता है, क्या होता है ना, रुधिर दाब क्या होता है, सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा, इस पर पूरा अलग से डिटेल्ड वीडियो है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, बस ये रटने वाली चीज़ है वैसे। इसके बाद देखिए, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ये भी आपको पता है। रुधिर का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और उसके अंदर बहुत सारी जो कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी क्या होती है, मिक्स मतलब घुली रहती हैं, ठीक है। उसके अंदर प्लाज्मा तरल बनाए रखता है खून को, प्लाज्मा नहीं होगा तो खून तरल नहीं रह सकता ना, क्योंकि तरल भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव है। इसके बाद देखिए, शरीर को हृदय से अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं, तो मैंने कहा था धमनी धकेलती है, तो ये वही है, ठीक है। इसके बाद मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में कक्ष होते हैं 4। कितने होते हैं, 4, 2 अलिंद और 2 निलय। अभी ये भी एक है कि बच्चे कहते हैं कि सर अलिंद हम निलय को ऊपर कर देते हैं, तो देखिए इसके लिए भी ये है कि जैसे ऐसे बना रहा हूं मैं, निलय में क्या आता है, नी आता है, नीलय, ये निलय, ये नी आता है, नी से क्या होता है, नीचे, नी से याद रख लो नीचे, बच गया अलिंद, वो अपने आप ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखिए, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे पर गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत होती हैं, और वो होती है वायु कुपिका, ये आपको पता है, ठीक है। ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। देखिए, अपने फेफड़े होते हैं, उसमें इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है, चित्र में कहीं तो देखा होगा, इस प्रकार से शाखाएं बढ़ती है, और ये शाखाएं जहाँ पर बढ़ती है अंतिम सिरे पर इस प्रकार से गांठे सी बनी होती है ना, वो वही होती है वायु कुपिका, ठीक है। वही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। अगर जिन बच्चों ने मुझसे कुछ 1-2 सवाल किए थे, वो तो सारे इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कोई चाहता है कि इसको कंटिन्यू किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं वैसे वीडियो लगातार नहीं बनाता हूँ, मैं आप लोग जब डिमांड करते हैं मेरे पास, तभी मैं वीडियो अलग से डाल देता हूँ, क्योंकि अपना चैनल उस प्रकार से नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं टाइम टाइम पर आप लोगों के लिए कोई सूचना होती है तो लाता रहता हूँ, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा लगे, मदद आपकी कुछ हुई तो ठीक है, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और नोट्स हैं वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बहुत ही शानदार नोट्स के साथ साथ प्रश्न बैंक भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और बहुत ही सरल तरीके से, और छोटे छोटे, मतलब इतना कम टाइम में आप उनको पढ़ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के moneytds.blogspot, ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। MANITIDIYASR, ठीक है, .BLOGSPOT.com, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। moneytds.blogspot.com बोर्ड क्लास के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट में से एक निकल करके आई है, जहाँ पर बच्चों की सारी समस्याओं का लगभग समाधान है। क्योंकि बच्चों को जो ऑनलाइन सामग्री जो मिलती है, उसके जगह जगह वेबसाइट पर जाते हैं, धक्के खाते हैं, वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं उनको, तो वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया है। एकदम फ्री के अंदर 100% फ्री में नोट्स वहाँ पर उपलब्ध हैं, जितने भी विषय के हैं, ठीक है, ठीक है। इतिहास के हैं, कक्षा 10 के सामाजिक के हैं, कक्षा 10 के विज्ञान के हैं, थोड़े बहुत केमिस्ट्री के हैं, और अपलोड किए जाएंगे बायोलॉजी के हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, सारे मिशन 100 है, संकल्प प्रश्न बैंक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आगे।